जय माता की मित्रों, ये जो सीरीज फलित पाठ की चल रही है उसी के बीच में अलग अलग टाइप के या अलग अलग ज्ञानवर्धक वीडियो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में एक सीरीज हमने शुरू की है। ये सीरीज चलती रहेगी। इसका जो वीडियो डेली आ रहा है वो आपको मिलता रहेगा। दूसरी सीरीज है, बहुत से कमेंटों के बाद में हमने शुरू की है। उसके 1 या 2 वीडियो शायद हमने डाल दिए, पोस्ट भी आपको मिल गया होगा। अगर नहीं है तो आप खोज लीजिए, कंजक्शन, युतियों का पार्ट 1 या 2 ऐसे ही कुछ दिया है हमने। उसके विषय में 2 पार्ट जो हमने दिए हैं उसमें ओवरऑल चर्चाएं की गई है, पूरे तरह से समझने के लिए कि भाई युति का मतलब क्या है। अब आज से इस पाठ से हम लोग पुस्तकों के अनुसार, अभ्यास के अनुसार और ओवरऑल सब चीजों को देखते हुए 2 ग्रहों की युतियों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और 6 ग्रह तक हम लोग पहुंचेंगे। और 6 ग्रहों की युतियां होती हैं और बहुत रेयर कंडीशन में 7 ग्रह की भी युतियां होती हैं। वो बहुत रेयर कंडीशन होता है। और 6 ग्रह की युति भी बहुत रेयर कंडीशन में होती है। लेकिन 5 ग्रह की युति प्रायकर मिल जाती है और 4 की बहुतायत में मिलती है। तो इसमें सबसे पहले जो नियम जो ज्योतिष के लिए अप्लाई होता है, पहले तो हम कंफर्म कर दें कि वृहत होरा पाराशर, फल दीपिका या जो भी मंत्रेश्वर महाराज की जो पुस्तकें हैं, जो क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती, युतियों के विषय में अलग से कोई पाठ नहीं है। लेकिन जब कल्याण वर्मा जी को पढ़ते हैं, यवन जातक को पढ़ते हैं, तो उनमें है। और क्योंकि हम लोग वैदिक ज्योतिष की चर्चाएं कर रहे हैं तो उन लोगों की बातों का या उन लोगों का फल कथन हम इसके अंदर उसको देना नहीं चाहते। जब चर्चा अलग सेक्टर में हो रही हो और उसको हम लोग कोई ज्ञान को लेके बीच में घुसा के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है। और इस चैनल का मकसद हमने शुरू से ये बोला है कि भ्रम प्रदान करना नहीं है, क्योंकि न तो हम खुद भ्रम में जीते हैं न किसी को जीने के लिए प्रेरित करते। किसी भी चैनल पे, चाहे हमारा हो चाहे कोई और हो, पूरी तरह चैनल पे निर्भर होकर मत सोचिए कि हम ज्योतिष सीख जाएंगे। आपको अपना अभ्यास और अपनी पुस्तकें अपने पास रखनी पड़ेगी। वो आगे बढ़ते हैं। किसी भी युति को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ग्रह के साथ जिस ग्रह की युति हो रही है या युतियां हो रही है, मतलब 2 ग्रह की या 4 ग्रह की युतियां हो रही, तो उन ग्रह के कारकत्वों को, कौन से ग्रह के क्या कारकत्व है, उनको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसके विषय में पाठ हमने शुरुआत में जब ज्योतिष का ये चैनल शुरू किया था उसी समय हमने प्रोवाइड करवा दिया था। तो आप उसको शुरू से सुनते हुए आएंगे तब आपको समझ में आएगा। इस पाठ में वापस उसको हम इनबिल्ट करें यह संभव नहीं है, क्योंकि फिर पाठ 1-1 घंटा 2-2 घंटा का तो वो सोशल मीडिया में थोड़ा संभव नहीं है। उस पाठ को आपको अलग से जाके सुनना पड़ेगा, या फिर आपके पास पुस्तक है और आपने अध्ययन किया है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, उसके विषय में भी आपको जानकारी होनी पड़ेगी। वो सब पाठ चाहे आप पुस्तकों के द्वारा अध्ययन करो, चाहे हमारे या किसी चैनल के द्वारा अध्ययन करके आप नोट करके रखो, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा
किसी भी ग्रह के फल या युति के फल को जानने के पहले आपको काल पुरुष की कुंडली को अपने दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा। मेष लगन की कुंडली आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी किसी भी ग्रह के फल को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है और मान लीजिए कि आपका वृष लगन है और चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ, अपनी राशि पे बैठा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा फल देगा, भाई बहनों का प्यार मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, जो भी तीसरे घर से जो अच्छे फल जितने मिलने चाहिए सब मिलेंगे। लेकिन काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है? काल पुरुष की कुंडली अनुसार चंद्रमा चतुर्थ घर का स्वामित्व है उसके पास और वो अपने स्वामी से 12वें स्थान पे बैठा, आपको कभी स्थिर नहीं रहने देगा। कभी आपको पराक्रम के अनुसार, जो पराक्रम बोला जाता है, जो बाहुबल बोला जाता है, जो इंटरनल पावर आपका बोला जाता है, उसको क्षीण करेगा और उसमें भीरुता लाएगा। भीरुता मतलब डर जैसा वातावरण आपके मन में वो क्रिएट करेगा, जल्दी से भयग्रस्त हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार ग्रह कौन से भाव का स्वामित्व रखता है। चौथी बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस स्थान में युति हो रही है उस स्थान का महत्व क्या है। जैसे लग्न है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है, या नॉर्मल भाषा में जैसे पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, तो उस स्थान से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, वो सब चीजों का आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये जो सिम्टम्स है थोड़े से पूरी डिटेल में हमने आपको नहीं बताया और डिटेल में बहुत कुछ आपको हम फलित पाठ जब देते हैं एक एक ग्रह के, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और बताते भी हैं। नवमांश तक का इफेक्ट वहां पे आपको लगा के देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उन पाठों को अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत इजीली उन्हीं पाठों के द्वारा आप युति का फल भी जान सकेंगे। कि अभी जैसे करक लगन के पाठ चल रहे, तो करक लगन में सूर्य का फल बताया हमने पहले स्थान में, फिर आपको चंद्रमा का फल बताया, तो फिर दोनों को मिक्स करेंगे और साथ में काल पुरुष की कुंडली की का भी अगर ध्यान रखेंगे तो आपको युति समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं चंद्रमा और सूर्य से। अब चंद्रमा और सूर्य के कारकत्व क्या है? चंद्रमा कारक कौन सी चीजों के? माता के कारक है, जल के कारक है, रात्रि के कारक है, भोगों के कारक है, सुखों के कारक है, डेली कमाने वाले धन के कारक है, आपके शरीर में सबसे ज्यादा जल तत्व की मात्रा रहती है उसके भी कारक है। तभी चंद्रमा का घटना या बढ़ना सबसे ज्यादा आपको इफेक्टिव करता है कि कुछ दिन आप बहुत, आपके चेहरे पे ग्लेज मिलेगा, बहुत सुखी अपने आप को महसूस करेंगे, और कुछ दिन बिना मतलब ही उदासी रहेगी। ये चंद्रमा का इफेक्ट है। सूर्य काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व है। विद्या हो गया, ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, प्रेम हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है सूर्य का कारकत्व है पंचम स्थान से, वो है विवेक। कितने ज्यादा विवेकी होंगे। अब ये चंद्रमा और सूर्य अगर आपके लग्न में विराजमान हो जाए, लगन आप खुद है, आपका मस्तिष्क है, किस तरह से आप चीजों को समझते हैं, किस तरह का आपका बिहेव रहता है सामने वाले से, वो सब लग्न है। अगर लगन में सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान हो जाए तो सबसे पहली बात, जो भी लगन आपका है तो लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली
तीनों एक हो जाएगी। और उससे जो फलादेश आपकी कुंडली का निकल के आएगा, फिर उसमें संशय की दृष्टि कहीं नहीं रहेगी। अगर उसका डीप एनालिसिस आप कर ले तो फिर आपको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली अलग अलग प्रिडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्ट उन लोगों के ऊपर होता है जो अच्छा या बुरा इस संसार में जो प्रारब्ध के द्वारा लेके आते हैं, और केवल प्रारब्ध का ही भोग करना है उनको। प्राय कर ऐसे जातकों के लग्न में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे आपको प्लेस मिलेंगे। वो बहुत ज्यादा निचली श्रेणी में भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा ऊपर वाली श्रेणी में भी हो सकते हैं। बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट और लग्न का इफेक्ट, लग्न में कौन सी राशि, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सूर्य और चंद्रमा अगर लग्न में है तो इंसान विवेकी होता है। मतलब आप उसको कुछ भी समझाएंगे वो बहुत जल्दी समझ लेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे। और समझने के बाद में आपने जिस स्टाइल में उसको समझाया, वो उससे भी अच्छी स्टाइल में सेम उसी चीज को आपको समझा सकता है। इतना ज्यादा विवेकी होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा है और उधर सूर्य है, तो आपको दोनों का बल भी देखना है। यहां पे कौन सा ज्यादा बली है। युति का एक मतलब यह भी होता है कि आपके परिवार में आप दो हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं और दोनों भाई भी हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा और सूर्य की युति परिवार में भाई बहन को भी इंडिकेट करती है, माता और पुत्र को भी इंडिकेट करती है, और हस्बैंड वाइफ को भी इंडिकेट करती है। समय के अनुसार सब रिश्तों में इस युति को लगा सकते हैं आप। अब माता और पुत्र का रिश्ता कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। माता के प्रति आदर का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, हमेशा उसके दुखों में हमेशा खड़ा रहेगा इंसान, और कितना सुख उसको पहुंचा सकता है वो बिना बोले पहुंचाने की कोशिश करेगा। और प्राय कर ऐसे बच्चे माता और पिता के भक्ति नहीं, माता और पिता की जो संस्कृति या जो उसका अभिमान है उसको बना के रखते। ये होता है लग्न में सूर्य और चंद्रमा का इफेक्ट होता है। अब वहां पे राशि कौन सी है उसके ऊपर आपको अलग से शोध करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राशियों की चर्चा नहीं हो रही। राशियों के अनुसार हम पाठ दे रहे हैं तो उसके साथ मिक्सअप करना पड़ेगा। अब यही युति अगर दूसरे स्थान पे आ जाए तो फिर क्या होगा? विवेक और चपलता, स्थिर और अस्थिरता आपके कुटुंब और धन स्थान में विराजमान होगी। आपके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य आपके धन स्थान में विराजमान होंगे। नेत्रों में ज्योति बहुत जबरदस्त होगी। ऐसे इंसानों के, मेल है या फीमेल है वो बात का मैटर है, लेकिन नेत्र बहुत खूबसूरत मिलेंगे। कोई खराब ग्रह की दृष्टि आ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, तब इसके फलों में डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा लग्न है और किसी की भी दृष्टि नहीं है, और चाहे कैसे भी स्थानों का स्वामित्व हो उस लगन में, लेकिन नेत्रों में एक हिप्नोटाइज करने वाली कुछ शक्ति ऐसे इंसानों के, ऐसे बच्चों के नेत्रों में आपको प्राप्त होती है। अब कोई कारणवश, कोई नवमांसवश, कोई अलग लग्नावश, कि भाई मेष की बजाय कोई दूसरा लगन हो और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है भावों के अनुसार, और किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो नजरों में दोष हो सकता है। आंखों की बनावट में दोष नहीं होगा, आंखें सुंदर होगी। धन के प्रति मोह नहीं होगा, लेकिन धन का खर्चा बहुत करेंगे। कुटुंब में, पूरे होल ओवर कुटुंब में सबके साथ अच्छा बिहेव रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ अपना प्रभुत्व भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कोई जो भी बोल दिया और उसको मान लेंगे ना, सही और गलत का निर्णय करके बात मानेंगे।
और अगर सामने वाला गलत है आपके परिवार में ही, कुटुंब में ही, तो उसको बोल भी देंगे कि आप गलत हो, यहां पे ये नहीं करेगा। वाणी में तर्क का या तर्क की मात्रा या विवेक की मात्रा कुछ ज्यादा होगी, कम बोलेंगे। लेकिन जब बोलेंगे तब इनकी बात को काटना थोड़ा आसान नहीं होगा। धन के मामले में लोभ नहीं होगा, लेकिन धन जरूर कमाएंगे, क्योंकि इनको पता है, इंसान जब विवेकी होता है तो उसको पता है कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन कलयुग में धन के बिना भी कुछ नहीं होता। अब इसी युति को आप तीसरे स्थान में ले जाइए। बहन ज्यादा हो सकती है, भाइयों की मात्रा कम हो सकती है, या अगर भाई है भी तो इनकी उम्र से बहुत छोटे हो सकते हैं, 8-10 साल तक का गैप हो सकता है, क्योंकि सूर्य तीसरे स्थान में बहुत बली होते हैं। और सूर्य अगर किसी क्रूर या पापी ग्रह कोई तीसरे स्थान में जब विराजमान होता है तो भाई या तो होते नहीं है, और अगर होते हैं तो उम्र में बहुत छोटे होते हैं। हालांकि भाइयों से कोई द्वेष या भाइयों से कोई तकलीफ या भाइयों का कुछ छीनने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में नहीं होती। उनकी सुरक्षा करेंगे, अपने बल और पराक्रम के द्वारा उनको व्यवस्थित या व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। अब कोई ऐसी भी युति का फल कई बार हो जाता है कि आपका लग्न सपोज कोई अलग है और कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही, या नवमांश में गलत बैठ गए, चंद्र या सूर्य में से कोई भी, तो फिर छोटी उम्र में चंद्र अगर गलत है तो माता का सुख छीन सकता है, और सूर्य अगर गलत है तो पिता का भी सुख छीन सकता है। लेकिन तीसरे घर के लिए दोनों में से अगर कोई भी छिन जाए तो उन भाई बहनों के लिए फिर ऐसा जातक जो पेरेंट्स नहीं है उसकी भूमिका उनके साथ निभाएंगे। सपोज माता नहीं है तो माता की तरह उन भाई बहनों को पालेंगे, और अगर पिता नहीं है तो पिता की तरह भाई बहनों को पालेंगे और पूरी जिंदगी पालेंगे। लेकिन भाई बहनों से सुख प्राप्त होना यह थोड़ा मुश्किल होगा। चतुर्थ में आते, बहुत अच्छी युति है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार सूर्य अपने स्थान से द्वादश होते हैं और चंद्रमा अपने ही स्थान पे होता है। माता और पिता दोनों का प्रिय होता है, और ऐसा जातक बचपन से लेकर जवानी तक बहुत संघर्ष में अपना जीवन बिताता है, लेकिन बहुत सही और सत्य के नजदीक और अच्छे कर्तव्य का पालन करने की वजह से जीवन के उत्तरार्ध में बहुत फेमस होता है, बहुत नाम होता है। धन की गारंटी नहीं है, धनी होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुखी होगा, फेमस होगा। पंचम में आ जाइए, बहुत बड़ी पढ़ाई, हायर एजुकेशन, विदेशों तक नाम करना, धन और नाम दोनों प्राप्त करना, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां या बहुत अच्छे महल या घर प्राप्त करना, मतलब ले दे के आप ये मानो कि पंचम स्थान में बहुत जबरदस्त कारकत्व लेके यहां पे इस युति का फल होता है आपको। छठे स्थान में आ जाइए, चंद्रमा का फल शून्य हो जाएगा, सूर्य का फल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा इंसान वकालत के पेशे में जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस हो सकता है। मन का यूज कम लेगा, विवेक का यूज ज्यादा लेगा। सप्तम स्थान में आ जाइए, मेल या फीमेल दोनों में से, पत्नी है तो पति के साथ और पति है तो पत्नी के साथ, ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, पार्टनरशिप का व्यापार सक्सेस नहीं होगा। लेकिन एक जगह आके दोनों का चिंतन सेम होगा, एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन बुरी फीलिंग नहीं आएगी, रहेंगे साथ ही, लेकिन बुरा नहीं सोचेंगे किसी की। अष्टम में आ जाइए, सूर्य और चंद्रमा
दोनों को ही अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है। जब अपने स्थान से चंद्रदेव पंचम होंगे और सूर्यदेव चतुर्थ होंगे तो आदमी मौन धारण करेगा, आदमी ध्यान साधना में जाएगा, आदमी ज्योतिष में नाम कर सकता है, आदमी रिसर्च में नाम कर सकता है। ऐसे कुछ रिसर्च में जा सकता है जिनमें इनको नेम और फेम तो बाद में मिलेगा, लेकिन उस कार्य करने की प्रवृत्ति इनके अंदर ऐसी होगी कि ये भूल जाएंगे कि हम कौन है। और एक समय में अचानक से उस चीज पे जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली होगी तब इनका नाम होना चालू होगा। ये अपनी फेमस सिटी अपने नाम या अपने धन के पीछे नहीं भागेंगे, ये उस कार्य के पीछे भागेंगे जो इनका मन होगा। बिगड़ जाए ये युति अष्टम स्थान में, तब इसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत जबरदस्त आएंगे। गुप्त स्थानों में रोगों की संभावना बढ़ जाएगी, या बहुत समय ऐसा पीरियड भी आ सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़े। अगर ये युति बिगड़ जाती है तो नवम स्थान में आ जाइए, बहुत फेमस होता है ऐसा इंसान और पूरे कुटुंब का भला करता है। बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी यात्राएं भी करता है, विदेशों तक ऐसे इंसान का नाम होता है। इनके पैदा होने के बाद में इनके पिता के भाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। दसम में आ जाइए, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, अपनी उच्च अभिलाषा की वजह से, सुख के साधनों को जुटाने की इच्छा की वजह से, अपने विवेक और ज्ञान को कर्म में कुछ इस तरह से उतारेगा कि बाकी चीजों को भूल जाएगा और उसी पथ पे आगे बढ़ते हुए वो सब चीजें प्राप्त करेगा जो इसकी इच्छा है। एकादश में आ जाइए, विवेक, संतान, ज्ञान, सुख, घर, माता पिता, जितने सुख इस भौतिक शरीर को चाहिए वो सब इच्छाओं की पूर्ति करेगा। एकादश स्थान आपकी विश का है, आपकी महत्वाकांक्षा का है। द्वादश में बैठ जाइए, सूर्य और चंद्रमा, भौतिक जीवन के किसी भी सुख के प्रति कभी कोई लालसा नहीं करेगा, अपनी यात्रा पथ पे अग्रसर रहेगा और सुख भौतिक जीवन के इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, इसको नहीं चाहिए। ये उनके प्रति कोई विशेष अनुराग अपने मन में कभी नहीं रखेगा, लेकिन वो सुख इनके पीछे दौड़ेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी है जो बहुत बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे हुए, सुख उनके पीछे दौड़ते, लेकिन उनका जीने का नियम ही अलग है। और ऐसा कुछ साधु संतों की लाइन में हम लोग देख सकते हैं, या ऐसे समाज सेवक देख सकते हैं। ऐसे नेता भी है इस देश में जिनके पास सुखों की कमी नहीं है। हर आदमी हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ा हुआ है और अपना धन, बल, अपना ऐश्वर्य सब कुछ इनको देने को तैयार है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है इनको। ये खाली समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए, धर्म और ज्ञान का प्रचार करने के लिए, हर आदमी के सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए, उसी के लिए इनका जन्म हुआ है। बहुत बड़े ट्रस्ट चला सकते हैं ऐसे इंसान, बहुत बड़े बड़े धर्मार्थ कार्य वाले काम करवा सकते हैं ऐसे इंसान, बहुत बड़े धनी हो सकते हैं, लेकिन धन के प्रति कोई विशेष अनुराग इनके अंदर नहीं होता। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा।
आज सूर्य चंद्रमा की बातें की है, आने वाले पाठ में दूसरे ग्रहों को लेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कमेंट वो कीजिए जिस कमेंट का आंसर देने में थोड़ा अच्छा लगता हो। और जो कमेंट मतलब इस तरह से लगता है कि जैसे एक ज्योतिष के सब्जेक्ट में एक केजी या प्राइमरी वाला जो बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, कोई कमेंट करता है, उस तरह का कमेंट जब लगता है तो आंसर देने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ज्योतिष एक अलग गहन ज्ञान का सब्जेक्ट है और उसमें इंटरेस्टेड आदमी का कमेंट थोड़ा उसी टाइप का होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं हर कमेंट का आंसर देने की, और आशा है कि देते रहेंगे, चाहे वीडियो के द्वारा चाहे कमेंट के द्वारा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।